नमस्ते एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ सैथोलॉजी डिबंकिंग मिथोलॉजी। ऐसा बोलते हैं ना, लालच बहुत बुरी बला है। बड़े बड़े देश नीचे आ गए हैं लालच की वजह से, बहुत ज़्यादा। इंडिविजुअल्स पे अप्लाई होता है, कंट्रीज़ पे भी अप्लाई होता है। जिस तरह कर्म जो है इंडिविजुअल पे भी अप्लाई होता है, नेशन पे भी अप्लाई होता है। महाभारत में ऐसा लिखा हुआ है कि प्रजा के पुण्य कर्म का 1/4 भाग उस देश के राजा को मिलता है। जो भी शासन कर रहा है वही राजा है ना। तो अगर प्रजा बुरे कर्म में लगेगी तो राजा बेचैनी से रहेगा, और अगर प्रजा अच्छे कर्म करेगी राजा खुश रहेगा। ये महाभारत में लिखा हुआ है। मेरी बुक इंटरस्टेलर वॉर में आप पढ़ सकते हैं। वहाँ पे मैंने एग्जैक्ट कोटेशन दिया है, कहाँ पे लिखा हुआ है, किसने लिखा है, किसने बोला है। तो अगर हम देश को विदुर नीति पे चलाते हैं तो देश धर्म की तरफ बढ़ता है और सशक्त भी होता है। और विदुर आपको मालूम ही है, वही लॉमैन है, मतलब कि वही पूरे विश्व का कर्म देखते हैं, जज करने वाले ओरिजिनल है विदुर। तो अब हम देखते हैं कि एक इंग्लिश का सेइंग है, एम्परर हैज़ नो क्लोथ्स। वो है, ये है कि अब एम्परर बेनकाब हो गया। मतलब उसके वो जो ब्लैक बैग पहनते हैं ना आजकल, नकाब क्या बोलते हैं उसको, कुछ बोलते हैं ना, वो बुर्का। हाँ, अभी कोई कपड़े नहीं बचे एम्परर के पास। ये ब्रिटिश के ऊपर बनी है सेइंग, एम्परर हैज़ नो क्लोथ्स। किसके ऊपर बनी थी? हेनरी द 7, हेनरी द 6 एंड हेनरी द 8, तीनों के ऊपर बोली गई थी एम्परर हैज़ नो क्लोथ्स। क्योंकि ये न्यूज़ हेडलाइंस थी, चेक कर लीजिए ब्रिटिश न्यूज़पेपर्स में न्यूज़ हेडलाइंस थी। द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि आज की दुनिया में हिपोक्रेसी इतनी बढ़ गई है कि अब शर्म, हया उर्दू शब्द नहीं है, भारतीय शब्द है। और इस तरह के जितने भी एक्सपोजिशन जो लीडर्स के होते हैं सब सामने आ गए। मोनार्की का चट्टा पिट्टा खेल खोल दिया इजराइल ने, है ना। सब पता लग गया ब्रिटिश मोनार्की क्या करती है, रॉथचाइल्ड क्या करते हैं, सबके बाहर आ गए। और आपने देखा है अमेरिका में क्या हुआ 1-2 दिन में, कि मतलब कोई भी व्यक्ति कितना भी देखिए, इसलिए बोलता हूँ विनम्रता रखो भाई। आप विनम्र रहो, और अगर सनातन धर्म का पालन कर रहे हो, हरि नाम लो, शांति से रहो। त्रिनाद सुननी चाहिए ना, तरोरी वसहिष्णुना अमान न मान देना कीर्तन्या सदा हरि। ये चैतन्य महाप्रभु के शब्द हैं। तो शांति से रहो, विनम्रता से रहो, और अपना जीवन अच्छी तरह व्यतीत करो। बहुत भयंकर कलयुग चलता है, कलयुग में ऐसे ही चलता है। और जितने लोग टॉप पे जाते हैं, अभी जैसे चाइना को ले लीजिए, चाइना में 2 ब्लास्ट हुए और उनके बड़े चहेते, डीपर देन द सीज, हायर देन द हिमालयाज, दोस्त ने उसका नाम लिया गया है। अब सबको मालूम है वो ऑर्गेनाइजेशन कौन चलाता है। इतनी गुप चुप के जो बातें हो रही थी ना डीसी में, पाकिस्तानियों की और अमेरिकन्स की, है। और यहाँ पे गाना, अब वो गाना है ना, गुप चुप हो गया यहाँ पे। चाइना में 2 ब्लास्ट हो गए और सब लोग नाम ले रहे हैं बड़े एक अहम ऑर्गेनाइजेशन का, जिसका तार अमेरिका से जुड़ते हैं। मैं पाकिस्तान में कुछ समझता ही नहीं। पाकिस्तान इज़ एन आर्टिफिशियल स्टेट, तो उसका कोई नाम है बस, वो और कुछ नहीं। उसको यूज़ किया जाता है किसी और पर्पज़ के लिए। वहाँ की जनता आप समझ लीजिए किस के लिए है, और वहाँ के जो शासन करते हैं किसी न किसी को बिके रहते हैं। अमेरिका से क्या बोर्ड ऑफ पीस में शामिल हुए, कहीं और पे पीसेस कर दिए, और सुप्रीम कोर्ट ने धज्जियाँ उड़ा दी ट्रम्प की। अब वो टैरिफ लगाए या न लगाए,
अभी तो भारत की टीटीपी सब कैंसिल हुई थी, भारत की कैंसिल हो गई, जापान की कैंसिल हो गई। जिसने नहीं साइन किया सब बच गए, जिसने साइन किया सब गए, क्योंकि वो तो साइन कर चुके। तो मुझे लगता नहीं कि अभी तो एक जो नेगोशिएटर है भारत से आने वाले थे अमेरिका, अब वो नहीं आ रहे हैं, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट मानेगा ही नहीं है, उसने मना कर दिया। तो अब कौन सी डील होगी, कौन सी ट्रेड डील होगी? तो जितना ट्रेड डील, मतलब पूरा साल जो शोर मचाया, सब बकवास किया, इतना लिखा, इतना बदतमीज कह लो, इतना ज़्यादा भारत के विरुद्ध बोला, डेड इकॉनमी, भारत के विरुद्ध 2 घंटे में आके भारत साइन करेगा, भाग के आएगा, सब डायलॉगबाजी किया, कुछ हुआ ही नहीं। कर्म कैसे बुरी तरह काम करता है देखिए, दे ट्राई टू कैच अप। अब ये शुरुआत है, अब इसके आगे क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। जब अंग्रेजी कहावत लिखी गई थी, एम्परर हैज़ नो क्लोथ्स, उसके बाद हुए थे युद्ध, क्योंकि एम्परर को कपड़ा तो पहनना है। अगर एक तरफ से जलील हुआ है तो भाई ये तो बड़ी बुरी बात हो गई, अब मैं दुनिया तहस नहस कर दूंगा। क्या हुआ, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट डिसीजन आया और वो नील कतियाल इंडियन अमेरिकन है, तो अभी और इंडियन अमेरिकन टारगेट, तो ब्रिटिश किंग्स ने क्या किया, वॉर किया फ्रांस के अगेंस्ट, कैथोलिक चर्च के अगेंस्ट, और पूरी तरीके से तोड़फोड़ मचा दिया पूरा। वो सारे युद्ध जो देखते हैं ना उस समय के, वो सब ऐसे ही हैं। फिर बाद में ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया करना पड़ा। आपको मालूम है ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया से क्या हुआ, नेशन स्टेट्स का कॉन्सेप्ट यूरोपियंस ने जन्म दिया फॉर यूरोप, भारत की देशों के लिए नहीं है। भारत के लिए नेशन स्टेट नहीं अप्लाई होता। ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया इज ओनली फॉर द यूरोप। उस मॉडल को यूज किया गया बाय द यूरोपियंस फॉर देयर कॉलोनीज। हर जगह छोटी छोटी कॉलोनीज बनाते जिसको हम मैनेज कर सकें, क्योंकि यूरोप में ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया से क्या हुआ, प्रोटेस्टेंट चर्च की जो कॉलोनीज है उनको प्रोटेक्ट किया गया, कैथोलिक चर्च की प्रॉपर्टीज़ को उनको प्रोटेक्ट किया, क्योंकि दो डिवीज़न हो गया। क्रिश्चियनिज्म, इसीलिए मैं तो नहीं बोलता हूँ, फर्स्ट पहली बार मैंने ही बोलना शुरू किया है, उसके पहले बहुत कम लोग लिखते थे, कभी कभी डर लगता था सबको लिखने से। अभी तो मैं लिखता हूँ ओपनली, क्योंकि वो हिंदुइज्म बोलते थे, मैं क्रिश्चियनिज्म बोल दिया, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हिंदुइज्म शब्द बिल्कुल रॉन्ग है, तो बाकियों को भी नहीं बोलना चाहिए, है ना। खुद का बोल दिया क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, और बाकी को बोल दिया हिंदुइज्म। नो, टोटली रॉन्ग। इस्लामिज़म, क्रिश्चियनिज्म, कैथोलिसिज्म, सनातन धर्म, हिंदू कल्चर, राइट। तो ये जो पूरा जो एपिसोड हुआ, ये पूरी तरीके से नंगा कर दिया। देखिए, जब राजा का, ऐसा बोलते हैं शास्त्रों में, अगर राजा बेशरम हो उसको कभी भी राजा नहीं बनाना चाहिए। अभी आजकल तो इसे फॉलो नहीं करते हैं, और ये क्या है, तो पुरानी बातें हैं, वाई शुड वी फॉलो नाउ, वाई शुड वी डू इट, इज ऑल ओल्ड टॉक्स। भाई ऐसा नहीं है भाई, शास्त्रों में अगर कुछ लिखा हुआ है तो उसका बहुत सारे पहले एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं। ऐसा नहीं कि ये आज दुनिया अभी से चल रही है। जिधर हम लोग रह रहे हैं वहाँ पे पहले कोई और शासन करता था, उसके पहले कोई और लोग रहते थे, कहीं और उसके पहले रहते थे। ये पूरी पृथ्वी की कहानी है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई पृथ्वी खाली रही है। और हमारे जो समय का अनुसार अगर हम देखें, अगर तो इट हैज़ बीन कंटिन्यूसली पॉपुलेटेड एवरी पार्ट ऑफ द अर्थ। तो मतलब हर जगह शासक रहे हैं। तो जब शास्त्रों में लिखते हैं बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, उसके बाद लिखा गया है। ओके, ऐसा नहीं कि ऐसे लिख दिया है, पूरा एक्सपीरियंसेस के साथ लिखा है। भाई ऐसा हो चुका है, बहुत बार हो चुका है ना। तो जब शासक बेशर्म हो जाए उसको नहीं अपॉइंट करते, क्योंकि देश भी उसी के अनुसार हो जाता है। अगर शासक बेशर्म मतलब देश बेशर्म, और आजकल डेमोक्रेसी में अगर जनता बेशर्म तो शासक भी बेशर्म। आपको दिखता ही है कि जो दी लैंग्वेज, भाषा आपके मनोवृत्ति को प्रकट करने का एक टूल होता है, बस एक यंत्र है। उसको आपको कैसे, तो अगर आपकी भाषा सुदृढ़ नहीं है या भाषा आपकी अच्छी नहीं है तो मतलब अंदर कुछ भी नहीं है, सब खाली है, समाज भी खाली है, समाज भी खोखला है। लैंग्वेज शोज योर सोसाइटी। और जब भाषा का प्रयोग इस तरह हो जाए
कि एक हाईएस्ट लेवल पे, तो वो आपको नहीं गिराता जो प्रयोग कर रहा है, वो उस पूरे समाज को गंदा दे। और ऐसा नहीं कि मेजोरिटी ऐसे बात कर रहा हो, माइनॉरिटी नहीं, लीडर की भाषा रिफ्लेक्ट्स द सोसाइटी। क्योंकि हम डीमन क्रेजी को फॉलो कर रहे हैं ना, डीमन क्रेजी, इसलिए ऐसा लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र में क्वालिफिकेशन के थ्रू आते हैं लोग, फिर उसके ऊपर वोटिंग होता है, लोकप्रियता चेक की जाती है। पहले क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन, उसके बाद लोकप्रियता चेक की जाती है, देन लोकपाल बनाया जाता है। मेरी बुक देख सकते हैं, नारद द मेकिंग ऑफ ए स्टेट्समैन। लेकिन आजकल तो ऐसा है नहीं। कोई अगर अच्छी बात करता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका, यूएस सुप्रीम कोर्ट ने कितना अच्छा बताया, जो सेट ए प्रेसिडेंस। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो प्रेसिडेंस सेट करेगा, फ्यूचर के जजमेंट्स उसके बेसिस पे होंगे, कोर्ट किया जाएगा, ट्रम्प वर्सेस दिस, ट्रम्प वर्सेस दिस, और जो भी ऐसा कोर्ट किया जाएगा, लोग उसको पढ़ेंगे। तो जो जजमेंट दे रहा है उसको ऐसा जजमेंट देना पड़ेगा ताकि फ्यूचर जनरेशन में सिचुएशंस अगर आए तो कैसे उसको डील किया जाए। ऐसा नहीं कि उसने अपनी तरफ से डिसाइड किया, उसने पिछले जजमेंट्स देखे, फिर वो आगे जगह सेटअप किया। इट्स द लॉ ऑफ प्रेसिडेंस, कि जो प्रेसिडेंस है उसके हिसाब से जजमेंट्स होते हैं। तो बहुत ही सुंदर जजमेंट है, अगर पढ़ें ध्यान से तो बहुत ही सुंदर जजमेंट है। बट द पॉइंट इज, जिसके ऊपर लिया गया है, आपको मालूम है, एम्परर हैज नो क्लोथ्स। तो अब क्या होगा, एम्परर ने मना कर दिया, फेंक दिया वो काट के, हट, कॉन्फ्रंटेशन। यही है आज का कलयुग। ओके, कॉन्फ्रंटेशन। मैं देख लूंगा, सब डाल दो पूरी दुनिया पे 15%, फर्क नहीं पड़ता दुनिया को। 1 डालो, 2 डालो, 10 डालो, 20 डालो, 30 डालो। आप सोचिए, पूरी दुनिया में इतने सारे सभ्य लोग हैं, सिविलाइज पीपल, जो कहीं ना कहीं कुछ प्रकार का धर्म पालन कर रहे हैं, सब देख रहे हैं पूरा इंसिडेंट, चुप है। ये खामोशी बहुत भयंकर है, बहुत महंगे है। कभी कभी क्या होता है ना, दिस साइलेंस इज द वर्स्ट डेंजर, सबसे बड़ा डेंजर है। पीपल हैव गिवन अप, सब चुप है, उनके कंट्रोल में कुछ नहीं है, वो बस देख रहे हैं। तो और कहीं से आवाज़ नहीं आ रही है, दैट इज डेफनिंग, साइलेंस इज डेफनिंग, साइलेंस इज डेंजर, साइलेंस इज डेफनिंग। और ऑफ ऑल द सीक्रेट्स, साइलेंस इज द बिगेस्ट सीक्रेट। तब जनता चुप हो जाए, इसका मतलब बहुत बड़ा सीक्रेट उसने छुपा लिया है अंदर। क्या कोई, जैसे हम बोलते हैं ना कि अगर ज़्यादा मुंह मत खोलो कहीं पर भी, इट इज़ द बेस्ट सीक्रेट, है ना। साइलेंस जो होता है ना, वो दुनिया में भूचाल ला देता है। आप सोच रहे हो कैसे बोल रहा हूँ, साइलेंस, है ना। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि बहुत अपमान हुआ द्रौपदी माता का, बेचारी ने, बहुत उनको प्रतिशोध हुआ, उसके चुप हो गई, वो सब कुछ बोलने का चुप हो गई, मान लिया कि चलो ठीक है, हो गया, अब मैं चुप रहूँगी। अब फिर उसके बाद देखिए क्या हुआ, महाभारत का युद्ध हुआ, 1,66,00,000 लोग मरे अकॉर्डिंग टू महाभारत, 3 पर्व, है ना। अब ये तो छोटा पुराना इतिहास लिया मैंने, ये मेरी बुक युधिष्ठिर में भी है, महाभारत में भी आप पढ़ सकते हैं, दोनों की पढ़ सकते हैं। तो ये जो साइलेंस है, ये पूरी दुनिया देख रही है, कोई कमेंट नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं, किसी ने नहीं बोला, सब देख रही है। अमेरिका के जो चल रहा है अमेरिका के अंदर, सब देखा जा रहा है, और सबको ज़्यादा समझ में आया है अमेरिका के बारे में। इसलिए मैं ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को थैंक्स बोलता हूँ। पूरी दुनिया को एंग्लो सैक्सन्स के बारे में पहले भी पता था, अब और भी पता है, डिटेल में पता है। अब अफ्रीका जैसे कॉन्टिनेंट्स में आवाज़ें उठ रही हैं कि क्रिश्चियनिज़म का क्या पर्पज़ है, कैथोलिसिज्म का क्या पर्पज़ है। और ये मैं नहीं बात कर रहा हूँ, ये अफ्रीकन बात कर रहे हैं।
हम और आप नहीं बात करें, हम तो चुपचाप बैठे हुए सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं बस। साउथ ईस्ट एशिया में लोग ऑब्जर्व और बातें करना शुरू किया। वियतनाम का चैनल देखिए जाके, सोशल मीडिया चैनल। चाइना का सोशल मीडिया चैनल देखिए जाके, पता लग रहा है, पूरी दुनिया को पता लग गया है। दिस इज़ द बिगेस्ट लॉस ऑफ फेस, है ना। इससे बड़ा कोई लॉस नहीं है अमेरिका के लिए कि सबको पता लगे आप कैसे सोचते हो, क्या है आपके पास, क्या नहीं है। जो इनविंसिबिलिटी थी वो थी कुछ चीज़ों को नहीं बताना। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि कोई हमारी माता है, बहन है, सुंदर सी साड़ी पहन के आई है, तो काफ़ी लोग आकर्षित होते हैं उससे देख के। अमेरिकन्स भी होते हैं, है ना, बड़े देखते हैं माता बहनें इतना अच्छा सा साड़ी का पोशाक पहनी है, तो पूरी दुनिया में काफ़ी अट्रैक्शन हो जाता है। और यही कोई वेस्टर्न वर्ल्ड में आप देखते हैं किस तरह की ड्रेसेस होती हैं, तो आकर्षण कम हो जाता है ना। सभ्य पुरुष उसको किसी और देखते हैं। तो द सेम पॉलिटिक्स में होता है। जब आप पूरा ढका हुआ हो, बात कम करें, तो लोगों को लगता है कि देश बड़ा शक्तिशाली है। जैसे भारत 71 की बात करूं या उसके पहले की बात करूं, आज तो बहुत ही शक्तिशाली है। उसके पहले की बात करूं, हम लोग बोलते नहीं थे, किसी आक्रमण नहीं करते थे, हम लोग बोलते नहीं थे, कुछ दिखाते, डेवलपमेंट नहीं था, तो लोगों को लगता था क्या है इस देश में, क्या है। फिर हमारे सैनिक बेचारों के पास बुलेट प्रूफ जैकेट्स भी नहीं थी। मैं डेटा देखा, 14-14 किलो की बुलेट प्रूफ जैकेट्स होती थी, फिर भी जाके बहादुरी दिखाते थे। कारगिल में दिखाया, हर जगह दिखाया। अब सब कुछ है, अब 2.5 किलो, 3 किलो, 4 किलो की बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं, लेकिन अब पूरा इक्विपमेंट सब है, लेकिन फिर भी कम बोलते हैं एग्रेशन के बारे में। हम लोग इंटरनली डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन दूसरे देशों को पता नहीं है। किसी मैक्सिकन को आके पूछेंगे, उसे लगेगा कि अरे इंडिया तो इज़ ए वेरी पुअर कंट्री। मैक्सिकन की बात कर रहा हूँ, उसको डेटा नहीं मालूम है कुछ भी। कोई साधारण अमेरिकन से बोलेंगे, ओ इंडिया इज़ ए वेरी पुअर कंट्री, वैसे बात करेगा, कुछ उसने डेटा नहीं देखा, उसको कुछ पता नहीं है। एंड दैट इज़ द बिगेस्ट स्ट्रेंथ। सबको नहीं पता होना चाहिए क्या है, जिसको पता होना चाहिए उसको पता है ना। तो यही आप किसी डिफेंस एनालिस्ट को पूछेंगे अमेरिका के, वो बोलेगा नो नो नो, इंडिया इज़ ए फॉर्मिडेबल मिलिट्री पावर, है ना। तो फ़र्क हो जाता है। लेकिन जो जन साधारण में है कि भाई भारत इज़ अ वेरी पुअर कंट्री, एंड जन साधारण में ये, दैट इज़ वेरी गुड। कोई बोलता है ऐसा है तो ठीक है भाई, हमको कोई डिफेंस तो नहीं करना है, प्रूव तो नहीं करना है कुछ भी। किसी के पास धन है, वो नहीं दिखाना चाहता, वो चुप रहेगा, अपना शांत रहेगा, उसका धन बच जाएगा। लेकिन अमेरिका ने 91 से आज तक जो उसने किया सबको पता है। बिकॉज कोई भी मिलिट्री एक्शन होता है, पूरी दुनिया की सेनाएं स्टडी करती हैं। जैसे भारत ने बहुत सारे लेसन्स लिए यूक्रेन रशियन वॉर से, वर्ल्ड लेसन्स ले रहा है ऑपरेशन सिंदूर से, पार्ट 1। ओके, तो जो दिखता है उस पर लोग लेसन्स ले रहे हैं, जो नहीं दिखता उस पर क्या ऐसे लेसन लेंगे। इसलिए सारे देश छुपा के रखते केबिलिटी। अमेरिका कैसा ऐसा है नहीं, सेनाएं उसकी पूरी एक्सपोज हो चुकी है, और बचा रहा उसका पॉलिटिक्स। अब दुनिया भर को पता लग गया ये कैसे काम करते हैं। जो बातें हिलरी क्लिंटन ने करी है बेंगाजी में, और जो काम किए सबको पता है ये कौन है। और अभी इजरायली इंस्टेन ऑपरेशन के सबको पता लग गया ये क्या है। तो द पॉइंट आई एम सेइंग इज कि जब देश के किसी लीडर्स की मंशा पता लग जाती है तो सब कुछ पता लग जाता है। फिर आपने विम्सिकली ये डाल दिया, टैरिफ्स डाल दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, अब सब नल एंड वॉइड। सुप्रीम कोर्ट के, अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया कि इसका वील हैव टू प्रोटेक्ट द फ्यूचर पावर्स ऑफ द कांग्रेस। जो हमारे देखिए फाउंडर्स जो हैं कृत्रिम देशों के होते हैं, कॉलोनीज़ के होते हैं। भारत का कोई फाउंडर नहीं है, भारत के फाउंडर ब्रह्मा है, समझे आप, ब्रह्मा है उनके फाउंडर। भारतवर्ष तो ब्रह्मा के पहले दिन से चल रहा है ना, मतलब दिन की शुरुआत से चल रहा है ना। तो
फाउंडर्स होते हैं आर्टिफिशियल स्टेट्स के। भारत का कोई फाउंडर नहीं है। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो ठीक से अगर वर्ल्ड रीऑर्गेनाइज की जाए तो वियतनाम से लेकर सीरिया तक जितने भी देश हैं सब भारत के अंडर आने चाहिए। और सेंट्रल एशिया के सारे स्टेट्स इंक्लूडिंग मोस्ट पार्ट्स ऑफ चाइना चीन थोड़ा सा है वो भी कर देता था भारत को। ओके, तो फाउंडर्स उसके नहीं होते। अब ये लोग बोल रहे हैं कि प्रोटेक्ट द फाउंडर्स वर्जन बात कर रहे हैं अमेरिकन। भारत से कंपेयर मत करिएगा, कोई भारत का कोई फाउंडर नहीं है। चाचा नेहरू किसी के फाउंडर होंगे? चाचा नहीं, सॉरी, नेहरू करमचंद गांधी किसी के फाउंडर होंगे? नहीं, वो तो बिके हुए लोग थे। दे वर फाउंडर्स फॉर देयर ओन वेल्थ। तो अब ये जो अमेरिका के पॉलिटिक्स अब बदलेगी, लेकिन आप ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट मत करिए, क्योंकि समाज ये अलग तरह का है। जहाँ पे लज्जाविहीन समाज हो वहाँ पे आप तो ऐसे ही आउटकम्स मिलेंगे। जो कॉरपोरेशन के जैसे चलता हो वहाँ पे आपको ऐसे ही आउटकम्स मिलेंगे सारे जो आपको दिख रहा है। तो डोंट गेट सरप्राइज्ड। और एवरी वीक फ्राइडे को मार्केट को नीचे गिराया जाता है और मंडे को मार्केट किया जाता है, ट्यूसडे को मार्केट नॉर्मल हो जाता है। तो मार्केट इज़ फंक्शनिंग बिटवीन ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, 3 days अ वीक। ओके, वहाँ पे सब अपने वुंड्स गिन रहे हैं आजकल। मैंने कितना खोया, नोट्स मिलते, आज मैंने कितना खोया, आज कितना खोएंगे, कल यही करता है। फिर उसके बाद सडनली ड्रॉप, फिर कुछ लोग पैसा बना लेते हैं, फिर उसके बाद मंडे को वापस रिज्यूम होता है, ट्यूसडे तक शॉक्स आने शुरू हो जाते हैं। ये चल रहा है। फ्राइडे एंड मंडे वेल बिकम वेरी क्रूशल। सब कुछ इसीलिए है, इसीलिए मैंने लिखा एम्परर हैज़ नो क्लोथ्स। अब भारत क्या करेगा? भारत सिर खुजा रहा है। ऐसे नहीं कि हम लोग कंफ्यूज हैं, हम लोग बोल रहे हैं कि बस देख रहे हैं, हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, चुप हैं। बिकॉज साइलेंस इज द ओनली थिंग वी कैन डू, वी कैन नॉट डू एनीथिंग एल्स। अब कुछ बोलेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सो भारत इज ऑब्जर्विंग, चीन इज ऑब्जर्विंग, रशिया इज ऑब्जर्विंग। सबको मालूम है आउटकम क्या होने वाला है, सब लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। बिकॉज जिस दिन अमेरिका का बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस शुरू होगा उस दिन भयंकर प्रॉब्लम शुरू होने वाली है। तो मतलब ये सारे जो इंसिडेंट्स हैं गोइंग टूवर्ड्स वन लार्ज आउटकम। और उसके बाद रीसेट जो भी होता है, देखिए जब युग बदलता है तब भी बहुत हिंसा होती है। त्रेता युग से द्वापर में जाते हैं, वहाँ पे हिंसा होगी। द्वापर से कलयुग में आते हैं, हिंसा होती है। और कलयुग से सतयुग में जाएंगे तो भयंकर हिंसा होगी। क्योंकि जब भी युग बदलता है हिंसा होती है। जब भी कोई मेजर इवेंट होता है पृथ्वी पे, हिंसा होती है। तो आइदर वी आर डूइंग इट टू प्रोटेक्ट धर्म और वी आर रिसीविंग इट एंड डिफेंडिंग इट फॉर द सेक ऑफ धर्म। दोनों जगह एक ही काम होने वाला है। तो ये एक ट्रिगर है, ये एक डायरेक्शन में चलने वाला। ऐसा नहीं बोलिए कि कलयुग अभी खत्म होने वाला है, नहीं, कभी तो बहुत लंबा समय है, ऊपर नीचे चलता रहता है कलयुग में। कभी कलयुग में ही सतयुग दिखाई देता है, कभी कलयुग में ही द्वापर दिखाई देता है, कभी कलयुग में ही दिखाई देता है, लेकिन कलयुग ओवरऑल चल रहा है। अभी समय है, तो उसके बाद जब अंत होगा तब पता लग जाएगा। क्योंकि अभी बहुत सारी साइकिल्स आने वाली हैं जो ह्यूमन एज को रिड्यूस करने वाली है, थ्रू ड्रग्स, थ्रू AI, ड्रग्स मतलब मेडिसिन, फिर AI, फिर इसके थ्रू ऐसे रिड्यूस करने वाली। तो विल सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन दैट टाइम। आज के लिए बस इतना ही। आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्या बोला। एंड अगर आपको अच्छा लगा तो आप हमारे मेंबर्स बनिए, हम लोग को सपोर्ट करिए। UPI, पेपाल, वेनमो और ज़ेल जिसके थ्रू सपोर्ट करना चाहते हैं स्क्रॉल में है। और हमारे गुरुकुल में ज़रूर जुड़िए। गुरुकुल में मेथोडिकल वे में हम सनातन धर्म सिखाते हैं। एंड देन यू विल बी एबल टू सी थिंग्स प्रॉपरली और आपकी श्रद्धा बहुत सुदृढ़ हो जाएगी हमारे वेद, पुराण, रामायण, महाभारत में, भगवद गीता में। फिर आप एग्जैक्टली दुनिया को शास्त्र चक्षु से देखना शुरू कर देंगे। अभी हम नेत्र चक्षु से देखते हैं, फिर हम शास्त्र चक्षु से देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते, जय जगन्नाथ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट शो। थैंक यू।